नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि मैं आपको कुछ बेहतर सिखा पाऊँ और आप कुछ यहाँ से सीख कर जा पाएँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश के पहले भाग में हम प्रमुख राजाओं के बारे में बात कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको एमए इतिहास के प्रथम सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम चोल वंश की प्रमुख व्यवस्थाओं, प्रशासन, उनके स्थानीय स्वशासन, नौसेना, प्रमुख उपलब्धियाँ और बहुत सारी उन बातों के बारे में बात करेंगे जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि चोल प्रशासन की प्रमुख व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, चोल प्रशासन का वर्णन कीजिए, उनके स्थानीय शासन की क्या विशेषताएं थी बताइए, चोल वंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आपको इस वीडियो से आज मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर मैं सामान्य रूप से आपको पढ़कर सुनाने का प्रयास करूँगा, जिनसे आप समझ पाएंगे और अच्छी राइटिंग की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि आपको बहुत बेहतर राइटिंग में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आप मेरी उंगली की हालत देख सकते हैं, लिख लिख के बैंड बजी पड़ी है, वाट लग गई है। इसीलिए प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा और हम समझते हैं चोल काल के राजाओं के बाद उनकी प्रमुख व्यवस्थाओं को, जिन्होंने चोल साम्राज्य को भारत के दक्षिण भारतीय इतिहास के महानतम साम्राज्यों में से एक बनाकर खड़ा किया। केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। केंद्रीय शासन का प्रधान सम्राट होता था और वह सम्मानित उपाधियां ग्रहण करता था। तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, मुडिकूडन और कांची समय समय पर विभिन्न सम्राटों की राजधानियां रही और सम्राटों के सम्मान में, ऐश्वर्य में वृद्धि हुई और मंदिरों में सम्राटों और उनकी पत्नियों की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई थी। परंतु चोल शासक निरंकुश नहीं थे। प्रजा की भलाई और सार्वजनिक हित के कार्य करना वे अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। चोल शासकों ने अपने समय में ही युवराज राज्य का उत्तराधिकारी को चुनने और शासन में उसे सम्मिलित करने की परंपरा को आरंभ किया था, जिसके कारण उनके समय में उत्तराधिकार के युद्ध नहीं हुए। अब यहाँ पर उत्तराधिकार के चोल परंपरा के सिद्धांत और जो मुगल थे उनके उत्तराधिकार के सिद्धांत को समझिए। तो जो मुगल थे उनका सिद्धांत ये था कि राजकुमारों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही राजा बनेगा। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि जो छोटा राजकुमार भी होता था मुगलों में, अकबर के बाद अक्सर ऐसा होता गया कि जो भी राजकुमार थे वे आपस में लड़ते थे और कई बार अपने पिता को नुकसान पहुंचाकर वे राजा बनते थे। जैसे कि औरंगजेब से बड़ा उसका भाई दारा सिकोह था, लेकिन उसने अपने भाई की हत्या करके वो राजा बना था। जबकि चोल प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर राजा पहले ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे, युवराज को घोषित कर देते थे, ताकि आने वाले समय में उनके उत्तराधिकारी ना लड़ें, जिसका फायदा कोई और साम्राज्य न उठाए। तो ये बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक इनकी एक परंपरा यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। सम्राट का पद पैतृक होता था और साधारणतया ज्येष्ठ पुत्र को ही युवराज चुना जाता था, परंतु बड़े पुत्र के अयोग्य होने पर छोटे पुत्र में से किसी एक को युवराज चुने जाने के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर राजा के ऊपर निर्भर होता था कि वो अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस किसे नियुक्त करने वाला है। और कई जगह ये प्रमाण भी देखने को मिले हैं कि जो मंत्री परिषद होती थी वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती थी कि कई बार उन्होंने अपनी पसंद से राजा का चुनाव किया है। अब इसके बाद में हम शासन व्यवस्था को देखते हैं कि यहाँ पर शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो दोस्तों, राजा के प्रशासकीय आदेशों को कार्यान्वित करने का दायित्व औले नामक अधिकारी का होता था। ओला में बैठकर ये अधिकारी आता था और अपना काम करता था। ओले द्वारा तैयार राजा के आदेश पत्र को प्रवर सचिव के पदाधिकारी ओलाय नायकम, जो कि राजा द्वारा नियुक्त होते थे, की जांच करते थे। ओलाय नायकम संभवतः राजा के प्रधान सचिव के रूप में कार्य करते थे, यानी कि जो प्रमुख सचिव होता है, जिसे आज हम सेक्रेटरी कहते हैं, उसकी तरह ये कार्य करते थे। उच्च पदाधिकारी पेशंदरम तथा उनसे अपेक्षाकृत छोटे अधिकारियों को सेरुत्तरम कहा जाता था। तो इस प्रकार से इनके कुछ प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। और इनकी सैन्य व्यवस्था की बात करें तो चोल सम्राटों ने एक विशाल सेना और श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण किया था। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले भाग के वीडियो में भी आपको बताया था कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो महत्व नौसेना के मामले में इंग्लैंड का था, वही महत्व 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का था। पूरे विश्व में भी अगर हम कहें
तो ये बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन भारत में सबसे पहले नौसेना की शुरुआत भी चोल शासकों ने ही की थी। हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना के मुख्य अंग थे। अभिलेखों से चोल सेना में 70 रेजिमेंट का होना प्रकट होता है। उनकी सेना में 60,000 हाथी थे और पूरी सेना में 1.5 लाख सैनिक थे। अरब से श्रेष्ठ घोड़े मंगाए जाते थे और उन पर काफ़ी धन व्यय किया जाता था। सैनिकों की छावनियाँ होती थी जहाँ उनकी शिक्षा और अनुशासन का पर्याप्त प्रबंध था। सम्राट के शरीर रक्षक अलग से होते थे जिन्हें बेलाई काकरा कहा जाता था। तो ये बेलाई कारा ये कौन होते थे? तो ये उनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे। योग्य सैनिकों और सरदारों को क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि देकर सम्मानित किया जाता था। चोल शासकों की नौसेना की शक्तिशाली थी, जिसके कारण वे श्रीलंका और शैलेंद्र साम्राज्य यानी कि इंडोनेशिया साम्राज्य पर आक्रमण कर सके, अरब सागर में अपने व्यापार की सुरक्षा कर सके और बंगाल की खाड़ी को वस्तुतः अपनी एक झील बना सके। इस प्रकार चोल शासकों ने एक शक्तिशाली रक्षात्मक और आक्रामक सैनिक शक्ति का निर्माण किया था, परंतु चोल सेना हिंदुओं की परंपरागत युद्ध नैतिकता का पालन करने में असमर्थ थी। असमर्थ क्यों थी? तो यहाँ पर जैसे कि हम हिंदू राजाओं की बात करते हैं तो वे युद्ध के दौरान भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, जबकि यहाँ पर युद्ध के अवसरों पर चोल सैनिक सामान्य जनता पर अत्याचार करते थे, लूट मार, अंग विच्छेद और स्त्रियों को अपमानित करते थे। अपमानित से मतलब कई बार उनका रेप भी कर देते थे। चोल सैनिकों के लिए ये अपवाद न था, लेकिन यानी कि ऐसी घटनाएं होती थी। और इसके विपरीत अगर आप आधुनिक काल में भी एक घटना को देखें, मध्यकाल में जो आधुनिक मध्यकाल हम जिसे कह सकते हैं, जहाँ शिवाजी थे, तो शिवाजी ने जब सूरत पर लूट की थी तो वहाँ पर जब उनके सैनिक सुंदर मुस्लिम औरतों को लेकर आए, एक बहुत ही सुंदर स्त्री को पकड़ कर लेकर आए और जैसे ही उन्होंने शिवाजी के पास लाकर खड़ा किया तो शिवाजी ने बड़े प्यार से कहा था कि काश मेरी माँ भी इतनी गोरी और इतनी सुंदर होती ताकि मैं भी बहुत सुंदर निकलता। और उन्होंने कहा था कि किसी भी महिला के साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चोल काल में बिल्कुल इसका विपरीत था। युद्ध के समय पर सेना पूर्ण तरह से स्वतंत्र थी अपने कार्य करने के लिए, ये हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद में हम कर व्यवस्था की बात करते हैं। हम यहाँ पर अलग अलग टॉपिक वाइज इनका अध्ययन कर रहे हैं। अब आपकी परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे चोलों से संबंधित कई बार प्रश्न ये बनते हैं कि उनके नगरीय स्वशासन को समझाइए, या फिर उनकी कला को समझाइए, या फिर उनकी व्यवस्थाओं को समझाइए, जो मंडल, प्रांत या फिर नगर थे उसके बारे में समझाइए। तो उस प्रकार से प्रश्न वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस लेवल पर समझने की प्रयास कर रहे हैं कि बड़े से बड़े लेवल पर भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप बेहतरीन उत्तर लिख पाएंगे। राजा की आय का मुख्य साधन लगान अथवा भूमि कर था। राजराज प्रथम के समय में लगान पैदावार 1/2 भाग होता था। लगान गल्ले और सिक्के दोनों ही रूपों में लिया जाता था। चोल शासकों ने सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की थी। उन्होंने झीलें बनवाई तथा कावेरी और अन्य नदियों पर बांध बनवाकर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की थी। उत्पादन के आधार पर भूमि को कई किस्मों में बांट दिया गया था और लगान भूमि की पैमाइश करके उसके उत्पादन पर निश्चित किया जाता था। यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों की तरह आंख मूंद कर एक तरफा लगान नहीं वसूला जाता था। जो जमीन होती थी उसकी उत्पादकता के आधार पर लगान तय किया जाता था। लगान वसूल करने में कठोरता की जाती थी। लगान किसान से अथवा सामूहिक रूप में गांव से लिया जाता था। लगान के अतिरिक्त व्यापार, व्यवसाय, खानों और वनों, सिंचाई, नमक पान आदि पर भी कर राज्य की प्रमुख आय थी। और राज्य का व्यय क्या था? तो राज्य शासन, सेना, सार्वजनिक निर्माण कार्य, सम्राट और उनके महल पर व्यय आदि राज्य के प्रमुख व्यय हुआ करते थे। और जो धार्मिक दान या फिर मंदिरों के निर्माण पर व्यय होते थे वे भी राज्य के व्यय प्रमुख रूप से हुआ करते थे। प्रांतीय व्यवस्था की बात अगर हम करें तो संपूर्ण राज्य को मंडलों यानी कि जो स्टेट हुआ करते थे उन्हें मंडल कहा जाता था। और फिर इनसे छोटे जो होते थे उन्हें जो मंडल होते थे वहाँ पर राजकुमार या फिर राज परिवार के सदस्य होते थे। और मंडल से जो छोटे होते थे उन्हें कोट्टम
कहा जाता था और प्रत्येक कोट्टम को नाडुओं या फिर जनपद में विभक्त किया जाता था और नाडुओं में अनेक कुर्रम यानी कि गांव होते थे। तो आप इन्हें आज के सिस्टम से ही समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो भारत है, भारत यानी कि संपूर्ण राज्य हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन्हें मंडल कहा गया, प्रांतों को मंडल कहा गया, ठीक है। फिर मंडल के नीचे यानी कि राज्य में बहुत सारे संभाग आप देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग है, इंदौर संभाग है, भोपाल संभाग है। जैसे एक संभाग के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं, तो यहाँ पर संभाग को क्या कहा गया, तो संभाग को कोट्टम कहा गया। फिर संभाग के अंतर्गत बहुत सारे जिले आते हैं, तो उन जिलों को नाडु कहा गया। और नाडु एक प्रकार से जनपद भी हुआ करते थे। जैसे कि आजकल हम जिलों में जिला जनपद पंचायत भी होती है, ठीक उसी तरह। और जो नाडु हुआ करते थे यानी कि जिले होते थे, जिले बहुत सारे गांवों में बटे हुए होते थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। तो अगर आप इन्हें वर्तमान की व्यवस्था से रिलेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि चोल काल उस समय पर भी ऐसी व्यवस्था कायम कर पाए थे जिसके बारे में आज हम सोच रहे हैं। चोल नरेश राजराज प्रथम के शासनकाल में तत्कालीन मंडलों की संख्या 8 या 9 थी और राजराज प्रथम के समय में ही इनके पास सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो कह सकते हैं कि इनके पास 8 से 9 मंडल हुआ करते थे। स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। अब स्थानीय स्वशासन पर सेपरेट प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस बिंदु को हम थोड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि आप ज़्यादा डिटेल लिख पाएँ। चोल शासन की एक मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन माना गया है। चोल शासन में गांव से लेकर मंडल तक के लिए स्वशासन की व्यवस्था थी। गांव की महासभा का शासन में बहुत महत्व होता था। इसके अतिरिक्त कुर्रम, नाडु और मंडल तक में प्रतिनिधि सभाएं होती थी जिनमें शासन में सहयोग प्राप्त किया जाता था। मंडल प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्य में सहायता करने के लिए स्थानीय सभाएं होती थी। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर अथवा नगर की सभा का नाम नागस्तर था। इस प्रकार शिल्पियों व व्यवसायियों की सभाओं का नाम क्रमशः श्रेणी और पूक था। स्थानीय स्वशासन की रूपरेखा का अनुमान गांव की महासभा के अधिकार तथा कर्तव्य से किया जा सकता है। यानी यहाँ पर नगरीय स्वशासन भी था। नगरीय स्वशासन का मतलब है जो शक्ति का विकेंद्रीकरण था। इसका ये मतलब है कि प्रांत अपने हिसाब से अपना व्यवस्था चला सकता है, नाडु अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था चला सकता है, वैसे ही कोट्टम, और उसी प्रकार जो नगरम है या फिर जो गांव है, कुर्रम जिन्हें कहा गया, वो भी अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था चला सकते थे। इसे स्थानीय स्वशासन कहा गया, यानी कि उनके पास खुद का शासन था। प्रत्येक गांवों को 30 वार्डों में बांटा जाता था और प्रत्येक वार्ड के लिए व्यक्ति कुछ व्यक्तियों को चुनते थे। यानी कि जो वार्ड के लोग होते थे वो कुछ व्यक्तियों को चुनते थे। चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक था कि उनके पास 1.5 एकड़ भूमि हो, अपना मकान हो, 30 से 70 वर्ष की आयु हो, कम से कम एक वेद और भाष्य का ज्ञाता हो और उसे अथवा उसके किसी संबंधी ने कोई भी अपराध ना किया हो। उन सभी चुने हुए व्यक्तियों में से प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति लिया जाता था और उसके लिए पर्चियाँ डालकर नाम निकलवाए जाते थे। इस प्रकार ग्राम महासभा अथवा सभा में 30 सदस्य लिए जाते थे। उसके पश्चात उनकी विभिन्न समितियां बनाई जाती थी, जैसे न्याय समिति, स्थायी समिति, उपवन समिति, तलाट समिति, कृषि समिति तथा प्रतिरक्षा समिति यानी कि ग्राम रक्षा समिति। महासभा की बैठक मंदिरों में अथवा किसी वृक्ष के नीचे होती थी और उसके निर्णयों को लिखकर रखा जाता था। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि जब आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो ग्रामों के लिए जितनी समितियों की बात की गई है, 10 समितियों की बात की गई है, लगभग वही समितियां चोल काल में भी अलग अलग नामों से आपको देखने को मिल जाएगी। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आज भी यहाँ पर हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के अपराधी लोग भी चुनाव में लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज से 1000 साल पहले भी वहाँ पर के लोग इतने ज़्यादा समझदार थे, राजा इतने समझदार थे कि जो चुने हुए व्यक्ति थे वही लोग चुने जाते थे जिनके ऊपर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होता था। यहाँ तक कि उनके संबंधियों पर भी अगर कोई आपराधिक केस दर्ज होता था तो उन्हें चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम
चोल काल में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चोलकालीन सामाजिक दशा पर बात करते हैं। चोल काल का समाज जातीय व्यवस्था पर संगठित था, परंतु विभिन्न जातियां सहयोगात्मक जीवन व्यतीत करती थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दोनों ही प्रकार के विवाह होते थे, यानी कि अंतरजातीय विवाह यहाँ पर चलते थे। उपजातियों का निर्माण, यही कारण है कि अंतरजातीय विवाह होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी उपजातियों का निर्माण हुआ। स्त्रियों की स्थिति इस समय बहुत अच्छी थी, ठीक उसी तरह अच्छी थी जैसे कि हम वैदिक काल में देखते हैं। पर्दा प्रथा नहीं थी और स्त्रियां सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। साधारण व्यक्ति एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, परंतु सम्राट, सामंत और धनधन्य व्यक्ति बहुविवाह करते थे। देवदासी प्रथा प्रचलित थी और नगरों में गणिकाएं, वेश्याएं भी होती थी। समाज में दास प्रथा का प्रचलन था, यानी कि अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप जितनी चाहे उतनी पत्नियां रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और थोड़ा बहुत कमाकर अपना जीवन चलाते हैं तो आपके लिए एक पत्नी ही काफ़ी है, वरना आपको अपनी किडनियां बेचनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से आप सामाजिक दशा को देख सकते हैं और आप चाहें तो स्त्रियों की दशा पर एक अलग से पॉइंट भी बनाकर लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम आर्थिक दशा पर बात करते हैं। चोल शासन में राज्य और प्रजा संपन्न थे। चोल शासकों ने कृषि की वृद्धि के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की थी, जो राज्य की आय और प्रजा की समृद्धि का मुख्य आधार था। उनके समय में व्यापार और उद्योगी की प्रगति हुई। चूँकि अब ये अलग अलग देशों में युद्ध लड़ने जाते थे, श्रीलंका को लूट कर ले आए, कहीं इन्होंने पल्लवों को लूट कर ले आए। इसके कारण इनके पास धन की कमी नहीं थी और समृद्ध थे। अलग अलग सिंचाई व्यवस्था करवाकर इन्होंने समृद्धि हासिल कर ली थी। बहुत सारा टैक्स आता था, जिसके कारण यहाँ पर बहुत प्रगति का माहौल था। राजमार्गों की सुरक्षा का अच्छा प्रबंध था और एक शक्तिशाली नौसेना के कारण समुद्री मार्गों से विदेशी व्यापार की प्रगति हुई थी। उद्योगों में वस्त्र, आभूषण, धातु की वस्तुओं का निर्माण, नमक बनाना तथा मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण प्रमुख थे। उस समय में चीन, मलाया, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह और पश्चिम की खाड़ी के निकट के देशों से अत्यधिक व्यापार हुआ करता था। जहाँ पर हम बात करते हैं, जो उत्तर भारत के वंश थे वो एशिया, यानी कि जो मध्य एशिया है या फिर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता वाले क्षेत्र हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि यूरोप की ओर ज़्यादा व्यापार करते थे। वही यहाँ पर के जो राजा हुआ करते थे दक्षिण भारत के, वो पूर्वी हिस्से की तरफ ज़्यादा व्यापार करते थे। जो द्वीप समूह है, जैसे कि इंडोनेशिया हुआ या फिर जो इंडोनेशिया हुआ, इस तरह से ये व्यापार किया करते थे। अब इसके बाद में हम इनकी आय का साधन देखते हैं कि ये कमाई कहाँ से करते थे। आय के अनेक साधन थे, जिनमें कृषि एवं एक प्रमुख स्रोत के रूप में कृषि थी। चोल राजाओं ने सिंचाई के साधनों पर विशेष बल दिया। संपूर्ण राज्य की भूमि की माप कराई गई ताकि कर निर्धारण ठीक से किया जा सके। भूमि और खेत की उर्वरकता एवं वार्षिक फसल चक्र को ध्यान में रखकर किया जाता था। अब देखिए, अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर मैंने करे को कर दिया हूँ, ठीक है, ये कर है, ताकि कर निर्धारण ठीक से किया जा सके। भूमि और खेती की उर्वरकता एवं वार्षिक फसल चक्र को ध्यान में रखकर किया जाता था, यानी कि यहाँ पर जो फसल सिस्टम था वो भी फसल चक्र के आधार पर था। फसल बदल कर बोई जाती थी, जिससे उर्वरकता बनी रहे। भू राजस्व उपज का संभवतः 1/3 हिस्सा निश्चित किया गया था, जो कि धन या अन्न के रूप में वसूल किया जाता था। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी बरिपोत्तवकाक, पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है, कोशिश करता हूँ, बरितपोत्तवाकक कहलाते थे। नगरों में कर संग्रह का उत्तरदायित्व नगरम समिति के अधीन था। करों की वसूली में चोल तंत्र बहुत कठोर था। कर न अदा करने पर संपत्ति का नीलामी, यानी कि संपत्ति को नीलाम कर दिया जा सकता था, जिसे समय विलय कहा जाता था। अब इनके बाद हम इनकी धार्मिक स्थिति को देखते हैं। चोल शासक हिंदू, शैव और वैष्णव धर्म के समर्थक थे। सम्राट विजयपाल के पश्चात के सभी समय से दक्षिण भारत में हिंदू, शैव और वैष्णव संप्रदाय का रजत युग, यानी कि सिल्वर पीरियड इस समय शुरू हो चुका था। इस काल के धर्म में मंदिरों का स्थान प्रमुख बन गया था। मंदिर धर्म, शिक्षा, कला और जनसेवा के प्रमुख केंद्र बन गए थे। इस काल में चोल शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, परंतु हिंदू धर्म का
समर्थन करते हुए भी चोल शासक धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे। प्रायः सभी शासकों ने धार्मिक धर्मों का सम्मान किया। एक दो उदाहरण ऐसे भी प्राप्त होते हैं जब किसी शासक ने धार्मिक असहिष्णु की नीति को अपनाया परंतु उसका परिणाम जन विद्रोह हुआ। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि शासक ही नहीं अपितु प्रजा भी धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करती थी। दोस्तों, इतिहास में वो सभी जब भी हम महान शासकों को देखते हैं तो कुछ सिमिलरिटी उनमें मिलती है, जैसे कि धार्मिक रूप से सहिष्णु होना, चाहे आप अकबर की बात करें, अशोक की बात करें, शिवाजी की बात करें, ये सभी धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। साथ ही इनका समय काल भी बहुत छोटा था, यानी कि भले ही ज़िंदगी छोटी हो बाबू भाई, पर ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। ये डायलॉग यहाँ पर आनंद फिल्म का है। इसको थोड़ा गलत बोला हूँ मैंने, पर राजेश खन्ना जी कहते हैं कि बाबू मोशाई ज़िंदगी लंबी, क्या बोलते हैं, ज़िंदगी बड़ी नहीं, ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए। तो बस इसी से आप सीख सकते हैं, क्योंकि इतिहास न केवल पढ़ के भूल जाने की चीज़ है बल्कि इतिहास अतीत से सीखकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की चीज़ है। अब हम यहाँ पर साहित्य को देखते हैं। चोल सम्राटों का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल था। साहित्य के क्षेत्र में मुख्यतः काव्य ग्रंथों की रचना हुई। जैन विद्वान तिरुदेवर ने जीवन चिंतामणि तिरुदेवर नहीं है तिरुत्तकदेवर ने जीवन चिंतामणि, तोलोमुक्ति ने शूलमणि, जय गोदार ने कलिंग तुप्पणी। दोस्तों, इनमें से एक दो भी याद हो गए ना तो बहुत बड़ी बात होगी, पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कंबन ने रामावतारम नामक ग्रंथ लिखे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि रामायण का तमिल में अनुवाद पहली बार कंबन ने ही किया था। बौद्ध विद्वान बुद्धमित्र ने रसोलियम और एक अन्य बौद्ध विद्वान ने कुंडल केसी तथा कलद्दम नामक ग्रंथ लिखे। प्रसिद्ध विद्वान पुगलेंदी बहुत खतरनाक चीज़ लिख रहा है विद्वान भी। प्रसिद्ध विद्वान पुगलेंदी ने माफ़ी चाहूँगा और दंडिन भी इसी काल में हुए। तमिल के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में भी विभिन्न ग्रंथ लिखे गए। परांतक प्रथम के समय में वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर अपना भाष्य लिखा और राजराज द्वितीय के समय में केशव स्वामिनी ने नानाथर्वाण नामक कोश का संपादन भी किया। अब हम यहाँ पर ललित कलाएं की बात करते हैं। ललित कलाएं भी अक्सर इस पर एक अलग से प्रश्न बन जाता है, इसलिए हम इसे एक लंबे पॉइंट के रूप में पढ़ने वाले हैं। ललित कलाएं में हम इनकी मूर्ति कला और इनकी वास्तुकला पर बात करेंगे। दोस्तों, चोल शासक महान निर्माता थे। उनके समय में अनेक नगर, झील, बांध, तालाब आदि बनाए गए। राजेंद्र प्रथम द्वारा अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट बनवाई गई झील बहुत विशाल थी, जिसमें कोलेरुन और वेल्लो नदियों का जल भरा गया था और उससे अनेक नहरें निकाली गई थी। परंतु चोल कला की मुख्यतः विशेषता थी कि मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण में पाई जाती थी। प्रारंभ में ये मंदिर छोटे बनाए गए। विजयालय चोलेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर और मुवरकोवितुन मंदिर प्रारंभिक चोल कला के अच्छे नमूने हैं। नागेश्वर मंदिर के गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर स्त्री पुरुषों के सजीव तक्षण चित्र बनाए गए हैं, यानी कि पत्थरों को उकेर कर चित्र बनाया जाता था। बाद में चोल साम्राज्य की संपत्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाने पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आप को ही देख लीजिए। अगर आज आपके पिता की आय कम होगी तो आपके घर में एक छोटा सा मंदिर होगा, लेकिन अगर आगे चलकर आपकी नौकरी लग जाती है और आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं तो आप उसी मंदिर को एक बड़े मंदिर में तब्दील कर देंगे। और अगर आप कहीं नेता बन गए या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए तो आप सेपरेट अलग से एक मंदिर बनवा लेंगे। तो ये आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर होता है कि हमारे वैभव या फिर हमारी जो जीवन शैली है उसका निर्माण भी हमारी आर्थिक स्थिति करती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे चोलों के पास पैसे आते गए, वो समृद्ध होते गए, उनके मंदिरों का आकार और शैली भी बदलती गई। यहाँ पर जो राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद तिरुनेलवेली जिले में
वीरुवलेश्वर का मंदिर भी बनवाया है, जिसमें पत्थर से खुदे हुए तक्षण चित्र बनाए गए हैं। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में राजेश्वर की भांति ही शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया था। यहाँ पर जो तक्षण शब्द हम देख रहे हैं तो ये वो है जहाँ कई बार आप देखते होंगे कि पत्थरों को खोद कर चित्र बनाए जाते हैं, तो वही शैली यहाँ पर अपनाई गई थी। राजराज द्वितीय ने ऐरावतेश्वर का मंदिर और कुलोत्तुंग तृतीय ने कंपहेश्वर के मंदिरों का निर्माण करवाए। ये सभी मंदिर आकार की दृष्टि से बहुत विशाल और कला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सुनिए पूरी कहानी, लेकिन जो आपको याद हो आपको वही कंटिन्यू आगे एग्जाम में लिख कर आना है, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालें। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर 150 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसमें 14 मंजिलें हैं जो 57 मीटर ऊंची है। इसके शीर्ष पर 7.50 मीटर ऊंचा गुम्बद है जिसका वजन 80 टन है। अब आप ये सोच सकते हैं कि उस समय इतनी ऊंचाई पर इतना भारी गुम्बद कैसे चढ़ाया गया होगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक रैंप टाइप का बनाया गया था पहले, उस रैंप के जरिए उस मंदिर के ऊपर तक उसे चढ़ाया गया और फिर उसे फिट कर दिया गया। फिर उसके बाद में उस रैंप को तोड़ दिया गया। यानी कि अगर ये मंदिर ऐसा खड़ा हुआ है, ये मंदिर ऐसा इस तरह से खड़ा हुआ है, तो इस तरह से पहले रैंप बनाया गया था। इस तरह से पहले रैंप बनाया गया था, फिर इसमें से धीरे धीरे हाथियों की मदद से चढ़ाया गया, फिर यहाँ पर फिट किया गया, फिर उसके बाद में इस रैंप को तोड़ दिया गया। तो इसके शीर्ष पर आप इस 80 टन के गुम्बद के बारे में जान सकते हैं जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। संपूर्ण मंदिर पत्थर की विभिन्न मूर्तियों से अलंकृत है। पर्सी ब्राउन ने उसके बारे में लिखा है, यह संपूर्ण भारतीय वास्तुकला की अनुपम कसौटी है। निश्चय ही चोल शासकों के समय में दक्षिण भारत की वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। फर्ग्यूसन यहाँ पर लिखते हैं, चोल कलाकार अपनी रचनाओं के लिए दानवों के समान कल्पना करते थे और उनकी पूर्ति जौहरियों के समान करते थे। यहाँ पर चूँकि मैंने केवल आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड करवानी थी, आपको समझाना था, इसीलिए केवल एक पेन का ज़्यादा इस्तेमाल किया हूँ। लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप यहाँ पर कई सारी चीज़ों को ब्लैक पेन से कोड कर सकते हैं, जिससे आपका उत्तर और अच्छा दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप जो इतिहासकार हैं फर्ग्यूसन हैं, यहाँ पर जो ऊपर आपने देखे पर्सी ब्राउन हैं, इनके नाम आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कोटेशन अलग ही नज़र आएंगे, जिससे जांचने वाले को और बेहतर तरीके से आपकी बात समझ में आएगी। इस काल में मूर्ति कला का बहुत अच्छा विकास हुआ और सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों मंदिरों में प्रतिष्ठित की गई। इसके अतिरिक्त संपूर्ण मंदिर को छोटी छोटी अनेक मूर्तियों से अलंकृत किया जाता था। कुछ मंदिरों में चोल सम्राटों और उनकी पत्नियों की विशालकाय मूर्तियाँ भी स्थापित की जाती थी। जैसे राजराज प्रथम ने अपने समय में एक बड़ा मंदिर बनवाया तो उसके नाम पर उस मंदिर का नाम राजराजेश्वर हो गया। इसी तरह बहुत सारे राजाओं ने जिन्होंने भी मंदिर बनवाए, उस मंदिर का नाम उनके नाम पर पड़ गया और वहाँ पर उनकी और उनकी पत्नी की भी मूर्तियाँ हुआ करती थी, मुख्य देवी और देवताओं के साथ में। परंतु चोल मूर्तिकला की मुख्य विशेषता कांसे की मूर्तियों का निर्माण रहा। उनमें भी शिव की नटराज के रूप में कांसे की मूर्तियों सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जब भी आप डांस की बात करते हैं तो डांस करते हुए आपको भगवान शिव नजर आएंगे, तो उनकी नटराज स्वरूप की मूर्तियाँ आपको चोल काल से ही प्राप्त होती हैं और चोल काल की ये सबसे बड़ी विरासत मानी जाती है। इस समय में चित्रकला में भी प्रगति हुई। तंजौर के मंदिर में बने हुए चित्रों की समानता बहुत कुछ अजंता की भित्ति चित्रों से की जा सकती है। उपयुक्त विभिन्न प्रकार से चोल शासन काल में प्रगति हुई। चोल वंश की उपलब्धियों, उनके स्थानीय स्वशासन, नौसेना, तम्रग्रंथ, विशालकाय मंदिर और मूर्तियां हैं। इस कारण दक्षिण भारत के इतिहास काल में एक महत्वपूर्ण स्थान यह रखता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया चोल काल के जो राजा हैं उनके द्वारा बनाई गई प्रमुख व्यवस्थाएं, जिनके जरिए आप ये जान सकते हैं कि चोल वंश का प्रमुख इतिहास क्या महत्व रखता है हमारे इतिहास में, और हम किस प्रकार इस इतिहास से सीखकर हमारे वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर अवसर दस्तक न दे तो आपको अपने लिए खुद ही दरवाज़ा बना लेना चाहिए। यानी कि कई बार ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको कोई सामने से आएगा और आपको मौके देगा। कई बार आपको खुद आगे बढ़कर अपने लिए मौका बनाना पड़ता है। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।